नेक्स्ट 24th को देखते हैं जरा, है ना। ये भी सीधा सा सवाल है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें हमसे बोला गया है कि two small spheres each having a mass of 20 gram are suspended from a common point by two insulating strings of length 40 centimeter each. The spheres are identically charged and the separation between the balls at equilibrium is found to be 4 centimeter. Find the charge. ये ठीक है, ये सिंपल है। इसमें क्या करना है, आप समझो ये 40 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ब्रेक कर लो तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। इस पर नीचे फोर्स कितना लग रहा है, mg, और इधर पे टेंशन T, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है। अब इस बार इक्विलिब्रियम है, पिछले 22 वाले सवाल में इक्विलिब्रियम नहीं था, है ना। तो इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि T का ऊपर वाला कंपोनेंट T cos थीटा इसको बैलेंस करेगा और T sin थीटा इसको बैलेंस करेगा। तो T cos थीटा हो जाएगा सीधा सीधा mg और T sin थीटा हो जाएगा सीधा सीधा Fe। तो डिवाइड कर दो 2/1, tan थीटा कितना आ जाएगा सीधा सीधा Fe/mg। tan थीटा यहाँ से ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, है ना। tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट है अपना ये 2 सेंटीमीटर अपॉन एडजेसेंट कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, है ना। तो tan थीटा हो जाएगा आपका 2/1600 माइनस 4, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1596। ठीक है, अंडर रूट 1596 कितना होता है, देख लो भैया। 1596 का रूट 39.94, है ना। दिस इज 39.94। ये मेरे सामने tan थीटा आ गया, ठीक है। अच्छा, Fe मुझे सब पता है, उसने पूछा क्या है आपसे, ये देख लो। अच्छा, क्यू पूछा है तो Fe लिख लो। Fe कितना है, 9 × 10⁹ क्यू स्क्वायर बाय 4/100, है ना, 0.04 इसका होल स्क्वायर अपॉन mg, मास कितना है 20/1000 इंटू जी यानी 10, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 39.94। बस सॉल्व कर लो इसको, क्यों निकालो। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 24। सिंपल था, नोट कर लीजिए, है ना। अगले पर आते हैं, 31 को देखते हैं। Two particles A and B each having charge Q are placed at a distance d apart. Where should a particle of charge Q be placed on the perpendicular bisector of AB so that it experiences maximum force? What is the magnitude of this maximum force? ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, तो इसको देख लीजिए, है ना। तो यहाँ दो चार्जेस हैं Q Q, d/2 दूरी पर रखे हैं। अब इसको x ऊंचाई पर ले गए, है ना। x ऊंचाई से मतलब है कि x से हमने डिस्प्लेस कर दिया अलोंग दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ग्रेविटी वगैरह मत इंक्लूड करो, तो या हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले लो। तो अब ऐसे में उसका ये पूछना है कि कितना दूर इसको ले जाए, है ना, सो दैट इट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स। तो पहले तो फोर्स निकालो। तो इससे दूरी अंडर रूट ऑफ d/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ से फोर्स आएगा F और यहाँ से भी फोर्स आएगा मान लो F। डेटा सेम है इसीलिए FF रहेगा, है ना। और ये एंगल अगर मेरा थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, है ना। या ऐसा कर लो कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये थीटा आ जाएगा, और ये थीटा है तो ये थीटा आ जाएगा। सिमेट्री से सॉल्व कर रहा हूं, तो F cos थीटा कट जाएगा और ऊपर की तरफ नेट फोर्स जो आएगा वो 2F sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इस चीज को। तो यहाँ से देखो नेट फोर्स जो है इस पे लगने वाला वो हो जाएगा 2F sin थीटा। इसको लिखकर देखते हैं, लिखने में छोटा लग रहा है लेकिन इतना छोटा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 2 × F, कितना फोर्स है इन दोनों के बीच में, तो K Q बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ d/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी d²/4 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो d²/4 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं रूट का होल स्क्वायर था तो रूट हट जाएगा, ये आ गया 2F। और साइन थीटा इस ट्रायंगल में देखो तो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेनस हो जाएगा d²/4 प्लस x स्क्वायर का रूट। तो यहां से नेट फोर्स अगर आप लिखोगे तो F नेट आ जाएगा 2KQQ अपॉन d², या एक काम करो 4 को भी ऊपर ले जाओ, एलसीएम लेके तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा d² + 4x² पावर 3/2, है ना।
ऊपर x, करेक्ट। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, ये नेट फोर्स हमको मैक्सिमम चाहिए, तो आपको पता है ये तो आसान है, नेट फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो dF नेट बाय dx शुड बी 0। कर दो डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 करना है तो ये तो कांस्टेंट टर्म्स है, तो लिखो ना लिखो एक ही बात है, 8k q बाहर ले लो, है ना। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो u अपॉन v का रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का, u डैश v माइनस v डैश u, तो x का डिफरेंशिएशन इनटू d स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर पावर 3/2 माइनस d स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन इनटू x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो d स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का पावर 3/2 का स्क्वायर यानी 3। इसको 0 डाल दो, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये तो टर्म चला गया, डिनोमिनेटर चला गया, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो d स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर पावर 3/2 माइनस यहां से देखो इसका डिफरेंशिएशन समझो, पहले बाहर वाले फंक्शन का d स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4x स्क्वायर का हो जाएगा 8x, है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ 3/2 माइनस 1 आएगा, करेक्ट, तो यहाँ पर बचेगा इसका 0, 4x स्क्वायर का हो जाएगा 8x होल मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू 0, तो यहां से d स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर रूट d स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर टाइप कुछ लिखा है, इस पूरे को उधर भेज दो इक्वल टू के, तो 3/2 2 4 टाइम्स चला जाएगा, तो 3 4 जा 12 x स्क्वायर x इंटू एक्स, है ना, 3/2 माइनस 1 हो जाएगा 1/2, तो इंटू रूट ओवर d स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर ऐसा कुछ बच जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, करेक्ट। अब क्या करें, अब बस खत्म, तो d स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 12x स्क्वायर, तो 12 माइनस 4 कितना हो गया 8x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू d स्क्वायर, तो x हो जाएगा d बाय रूट 8 का मतलब 2, दिस इज द आंसर, करेक्ट। ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं, नोट कर लीजिए। ओके, तो आफ्टर 31 नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, है ना। Two particles A and B each carrying charge Q are held fixed with separation D between them. A particle C having mass M and charge Q is kept at the middle point of the line AB. If it is, अरे यार ये क्यों डाउट आया 32, ये डाउट नहीं है, क्या कर रहे हो भाई, ये डाउट वाला क्वेश्चन नहीं है, 32 वाला क्वेश्चन मैं क्लास में करवाया है, ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें देखो जरा ध्यान से, कूलम्स फोर्स में मैंने बताया, उसके क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस करवाए थे, उसमें से एक है ये, पूरा करवाया है मैंने, एसएचएम प्रूफ करवाया था, टाइम पीरियड भी निकाला था। ऐसे सवाल देखो भाई, देखता हूँ किस किस को डाउट था ये, है ना, वीडियोस ध्यान से देखो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। 32 हो चुका है, देखो उसको वीडियो को ध्यान से, पूरा सॉल्व किया हुआ है ये। 33 है क्या डाउट, हाँ 33 भी है, रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम, यही तो करवाया था, डिस्प्लेस थ्रू डिस्टेंस x along लाइन AB, ये दो केसेस ही तो करवाए थे, उनमें से एक आपको दिया था करने को और एक मैंने कर दिया था। मैंने शायद ये वाला कर दिया था, है ना, ये वाला नहीं करवाया था, और वो ही पूछ लिया तुमने, चलो ठीक है, पूछ लिया तो बता देता हूँ क्या है। 32 देखो, मिड पॉइंट पर रखा है तीसरा चार्ज, ऐसा बना देता हूं, ये रहा आपका कैपिटल Q और मिड पॉइंट पर रख दिया स्मॉल q, ठीक है। सेपरेशन इनका d था तो ये हो जाएगा d/2 और ये भी हो जाएगा d/2, पिछले पार्ट जैसे ही हो जाएगा, है ना, इधर पे f cos थीटा कैंसिल, 2f sin थीटा इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है, तो नेट फोर्स अगर देखा जाए तो नेट फोर्स हो जाएगा सीधा सीधा 2f sin थीटा, और साफ तौर पे देख रहा है रिपल्सिव फोर्स है तो एसएचएम तो नहीं होगा ये, पर अगर एसएचएम करवाना है तो चार्ज को नेगेटिव कर दो तो ये रिस्टोरिंग फोर्स में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। अब 2f sin थीटा कितना होगा, 2 इंटू फोर्स कितना है k q बाय x स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर, है ना, तो d स्क्वायर बाय 4 प्लस x स्क्वायर के रूट का होल स्क्वायर,
तो यहाँ से ये आ जाएगा, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी x अपॉन रूट ओवर डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा ये, है ना। तो अब इसको कुछ नहीं, अच्छा पिछले वाले में देख लेना, शायद ये मैंने रूट के बाहर लेके कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की हो तो चेक कर लेना। तो यहाँ से 2k क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर पावर 3/2 और यहाँ से 4 रूट 4 यानी 4 टू जा 8 आ जाएगा, 8 ऊपर जाएगा तो 16 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब यहाँ आप ध्यान से देखें कि x स्क्वायर जो है, x इज वेरी मच लेस देन d, तो x अगर वेरी मच लेस देन d है तो x स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो d स्क्वायर के टर्म्स में वो नेग्लिजिबल आ जाएगा। अगर वो नेग्लिजिबल आ जाता है तो यहाँ से रीस्टोरिंग फोर्स, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो वो आ जाएगा -16k क्यू अपॉन डी क्यू, ये तो हट गया, इंटू एक्स, करेक्ट। तो ये आपका जो है वो आपका मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। इसको डिवाइड बाय m कर दो तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन अगर आ गया आपका तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ से ये ओमेगा स्क्वायर देख सकते हैं। ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड, तो बेकार क्वेश्चन था ये, नहीं पूछना चाहिए था। नेक्स्ट 35, चलिए 35 देखते हैं। 35 में उसका क्या कहना है, टू पार्टिकल्स A and B having charges of this and this respectively are held at separation of 20 सेंटीमीटर। तो दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर रखे हैं। ये चार्ज कितना है, 2 × 10⁻⁻6 पॉजिटिव है ये, और दूसरा है -4 × 10⁻⁻6, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर सेपरेशन है। लोकेट पॉइंट्स ऑन द लाइन AB वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड वेयर पोटेंशियल, ठीक है, कहाँ E0 कहाँ V0, तो 20 सेंटीमीटर है ये, 0.2 मीटर। तो हमें नहीं पता, हम x मान लेते हैं। x दूरी पर अगर फील्ड 0 है तो देखो इसका फील्ड पॉजिटिव का इधर पे होगा और नेगेटिव का भी इधर पे होगा, है ना। तो पॉजिटिव का भी राइट में और नेगेटिव का भी राइट में। तो अगर x दूरी पर माना है ये पॉइंट, तो यहाँ तो कहीं फील्ड 0 नहीं हो रहा। फील्ड 0 कहाँ हो सकता है देखते हैं, यहाँ कहीं हो सकता है ना, यहाँ हो सकता है। कैसे, यहाँ नेगेटिव के कारण रहेगा इस तरफ और पॉजिटिव के कारण रहेगा इस तरफ, लेकिन नेगेटिव ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, तो सही तरीका रहेगा इधर। ये तो हम कॉमन सेंस से देख सकते हैं, बट चलो मानते हैं अगर मान लो गलत लिया होता तो क्या होता। तो अगर ये x माना तो ये बचेगा 0.2 - x, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा k 2 × 10⁻⁻6 बाय x स्क्वायर प्लस k 4 × 10⁻⁻6 बाय 0.2 - x का होल स्क्वायर। ये बनता नेट फोर्स या नेट फील्ड। इस नेट फील्ड को मुझे 0 डालना है, तो इसको 0 डालना है तो सबसे पहले k और k कट जाएगा, 10⁻⁻6 कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो 1/x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2/0.2 - x का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बचेगा ये, है ना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से आ जाएगा 0.2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -2 × 0.2 × x शुड बी इक्वल टू -2x स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 0.2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2/10 यानी 4/100, 0.04 प्लस x स्क्वायर माइनस 0.4x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 0.4x प्लस 0.04 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, x के 2 रूट्स आ जाएंगे, एक शायद इमेजिनरी आए तो देख लेना, अदरवाइज जो भी रूट्स आएंगे वो इसका आंसर, समझे कि नहीं। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। अच्छा पोटेंशियल के लिए भी सेम, v लिख लो। v क्या होता है, उस पॉइंट पर k 2 × 10⁻⁻6 बाय r प्लस k -4 × 10⁻⁻6 बाय 0.2 - x, ये बन गया, है ना, इक्वल टू 0 डाल दो, सॉल्व करो, इसको कर लोगे ना। 35 था ये।
नेक्स्ट, ठीक है 39 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन सिंपल है ना, टफ नहीं है। इसमें केवल शायद आप एसएचएम वाले पोर्शन की वजह से घबरा गए होंगे। मैं बता देता हूं, अगर ये हमने एक रिंग ली तो इस रिंग के एक्सिस पर यहां हमने एक पार्टिकल को रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, रिंग के ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू इसका चार्ज है, रेडियस इसका आर है, और इसके अलोंग यहां एक नेगेटिव चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है, ठीक है। नाउ ही इज आस्किंग फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल एज्यूमिंग एक्स इज वेरी मच लेस देन आर। ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो कम होगा तभी ऑसिलेशन एसएचएम बन पाते हैं। देखते हैं होता है या नहीं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि इस पॉइंट पर फील्ड कितना आ रहा होगा। तो इस पॉजिटिव रिंग का जो फील्ड है वो इस तरफ आता है और उसके कारण इस पर जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगा, है ना। अच्छा, फोर्स होता है Q इंटू फील्ड। Q तो एज इट इज रहा, फील्ड क्या होता है आपका KQX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां से ये फोर्स आता है जो इसके ऊपर लग रहा है, जो इसको उधर की तरफ ले जाएगा। अब ये जो फोर्स आ रहा है, ये फोर्स KQQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 टाइम्स एक्स, ये रिस्टोरिंग है नेचर में, क्योंकि जब इसको दूर ले जाऊंगा तो वापस आएगा। तो ऐसे में x अगर बहुत छोटा है तो ये इग्नोर कर सकते हैं। आर स्क्वायर की पावर 3/2 बन जाएगा आर क्यूब। तो यहां से फोर्स आ जाएगा KQQ अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 यानी आर क्यूब टाइम्स x, और चूंकि रिस्टोरिंग है नेचर में तो एक नेगेटिव लगा दिया। अच्छा, इसी को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दो, तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा KQQ अपॉन mr³ टाइम्स x विद अ नेगेटिव साइन। कंपेयर करो तो एसएचएम में एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई KQQ बाय mr³। तो ओमेगा आ जाएगा यहां से अंडर रूट ऑफ KQQ बाय mr³, और ओमेगा अगर इतना है तो t क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा। सब्स्टिट्यूट कर दो, k की वैल्यू डाल दो। सिंपल क्वेश्चन था ये, ना टफ नहीं था। आपको शायद इस कॉन्सेप्ट की वजह से दिक्कत आई, बट ये मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के में मैंने बताया था। खैर नेक्स्ट 39 नोट कर लीजिए। 40 देखते हैं। 40 भी बहुत सीधा सा है। उसका कहना है एक L लेंथ की रॉड है, चार्ज उसका Q है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसको सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया ऐसा, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड थी, उसको मरोड़ के किसी शक्तिशाली इंसान ने सेमी सर्कुलर रॉड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर रॉड का जो लेंथ है आप अच्छे से जानते हैं, वो लेंथ कितना हो जाएगा, वो लेंथ आपका वो लेंथ L ही है, और ये जो L लेंथ है इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू पाई आर, है ना। R कितना हो जाएगा L बाय पाई। अब चार्ज अभी भी Q है। अब दो तरीके हैं, एक तो एलिमेंट ले लो, है ना। एक तरीका क्या है कि यहां से थीटा एंगल पे डी थीटा का एलिमेंट ले लो, इसका चार्ज हो जाएगा DQ। इसकी वजह से आप फील्ड निकालो, उस फील्ड का DE, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, ये कैंसिल आउट कर जाएंगे, ये ऐड करेंगे, तो E नेट विल बी इक्वल टू, ये थीटा है अगर तो ये भी थीटा होगा, तो ये 90 माइनस, तो ये कॉस, तो ये साइन, तो E नेट हो जाएगा इंटीग्रल DE साइन थीटा। सॉल्व करते बैठो, या सीधा सीधा मैंने आपको तरीका बताया था कि E नेट जो आता है वो कितना आया था, याद करो। मुझे याद है शायद फॉर्मूला बनाया था जनरल एंगल के लिए 2k लैम्डा बाय r sin π/2, है ना, या k लैम्डा बाय r sin π/2। ऐसे याद करो, फाई अगर 2 पाई हुआ तो 0 पाई साइन 0 है, sin बाय 0 है ना, ठीक है। अच्छा, हाफ लिया तो 2k लैम्डा बाय r आता था, ठीक है। तो 2k लैम्डा बाय r sin π/2 ये आ जाएगा, बस खत्म हो गया। अब देखो यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 पता है, k आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा हो गया q बाय l अपॉन रेडियस है l बाय पाई, है ना, इनटू sin π/2। खत्म हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, बेकार सवाल कर लोगे ना। 40 सिंपल है, अदरवाइज इंटीग्रेशन। 41 देखते हैं। 41 में क्या है,
A 10 centimeter long rod carries a charge plus 50 microcoulomb distributed uniformly along its length. Find the magnitude of the electric field at a point 10 centimeter from both the ends of the rod. ठीक है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा रहे हैं, बस और कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। उनका कहना है कि ये रॉड है और इसके दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर दूर, तो इस रॉड की टोटल लेंथ जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर इस पे तो नहीं आ सकता, तो वो यहाँ कहीं आ जाएगा। तो वो इस पॉइंट पे पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब आप कर पाओगे आपको, क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये 10 था, तो बाइसेक्ट कर दो तो हो जाएगा आपका 5 5। थीटा अल्फा बीटा निकाल सकते हो, अल्फा बीटा आ गया तो आपको मालूम है ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल कंपोनेंट्स है ना, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो केवल ई परपेंडिकुलर बचेगा, तो k लैम्डा बाय r sin अल्फा प्लस sin बीटा, sin अल्फा आप निकाल सकते हो, sin बीटा आप निकाल सकते हो, सेम ही है। कर लोगे? चलो 41 हो गया। 42 देखो, नहीं चाहिए, 43 देखो। A wire is bent in the form of a regular hexagon and total charge Q is distributed uniformly on it. What is the electric field at the center? ये भी बेकार है, हेक्सागन में ब्रेक कर दिया अगर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को तो केवल किसी एक रॉड का निकालना है, बाकी से काम अपन आसानी से कर लेंगे, है ना। अच्छा, और हो सकता है उसका भी ना निकालना पड़े, तो देखते हैं। पहले तो इसको रेगुलर हेक्सागन को ऐसे ड्रॉ कर लो। अब ये हमारा सेंटर आ गया, ठीक है। So now he is asking कि कहाँ गया, ये रहा, What is the electric field in the center? देखो भाई, जो भी हो, इसका पैरेलल कंपोनेंट नहीं आएगा, सिर्फ परपेंडिकुलर आएगा, सेम इसका भी, तो ये तो कट जाएगा, है ना। तो ये वाली रॉड और ये वाली रॉड का फील्ड कैंसिल हो गया। सेम इसका भी इधर आएगा और इसका इधर आएगा, समझ रहे हो ना कैसे, इस जैसे भैया सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो ई पैरेलल हो गया 0, पर ई परपेंडिकुलर k लैम्डा बाय r sin अल्फा प्लस sin बीटा, अल्फा बीटा निकालने की जरूरत पड़ी तो निकालूंगा, नहीं तो डायरेक्टली कर लो, है ना। तो ये भी कट गया, तो ये दोनों रॉड का भी फील्ड कितना आ रहा है, 0। अबे 0 ही तो दिख रहा है मुझे। आंसर क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा है ये, 43। आंसर चेक करो जरा, 43 का आंसर है 0 0 है, बेकार। देखा, समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो बताना, बहुत आसान है, बेकार है, समझा दूंगा। नेक्स्ट 45 A positive charge Q is placed in front of a conducting solid Q at a distance d from its center. Positive charge Q is placed in front of a अच्छा conducting solid Q के सामने रख दिया है, सेंटर से d दूरी पर, ठीक। Find the electric field at the center of the cube due to the charges appearing on its surface. ये अच्छा दिख रहा है, इसको देखते हैं जरा। 45 देखो, बढ़िया सवाल है ना। इनने कहा है कि पॉजिटिव चार्ज Q रखा गया है एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम इट्स सेंटर फ्रॉम अ सॉलिड कंडक्टिंग। अब इससे फायदा क्या हो गया कि कंडक्टिंग अगर क्यूब है ना, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पूछ रहा है, तो अंदर नेट फील्ड कितना होना चाहिए, 0। बट होगा क्या, ये चार्ज की वजह से यहाँ पर इंडक्शन होगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज अपीयर होने लगेगा इस फेस पे, एंड अपेरेंटली इस साइड वाला जो फेस है वो कैसा बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा आपका पॉजिटिव, है ना, पढ़ा है तुमने ये इंडक्शन। तो यहाँ पॉजिटिव अपीयरेंस आ जाएगा, ठीक। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव की जो कुछ फील्ड जनरेट करेंगे इनसाइड, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है नेट फील्ड एट O कितना आना चाहिए, 0। अब E नेट एट O दो कारणों से, E ड्यू टू Q एंड E ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, दोनों का सम मिलाकर कितना होना चाहिए, 0। तो जितना फील्ड Q का होगा माइनस ऑफ उतना ही इंड्यूस्ड चार्जेस का आएगा, तो इंड्यूस्ड चार्जेस का फील्ड इज नेगेटिव ऑफ फील्ड ड्यू टू Q। तो फील्ड ड्यू टू Q सेंटर पे कितना है, KQ बाय d स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम Q, तो माइनस ऑफ EQ हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस वैल्यू यानी टूवर्ड्स। तो समझ रहे हो कि नहीं भैया, E इंड्यूस निकालना है तो E इंड्यूस कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ फील्ड ड्यू टू Q। फील्ड ड्यू टू Q कितना था, दिस विल बी फ्रॉम, अगर इसका नाम P रखा है तो P2O। तो अगर कोई पूछ रहा है E इंड्यूस कितना है, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ KQ बाय d स्क्वायर P2O, तो माइनस हटा दो तो KQ बाय d स्क्वायर O2P टूवर्ड्स Q। समझे कि नहीं, ऐसे सॉल्व करना है। तो ये अच्छा सवाल था, ये मैंने ये वाला इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी, इससे कुछ अच्छे सवाल बनते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है इसको।
45 भी हो गया। नेक्स्ट पर आ जाओ 47। A particle of mass and charge q is thrown at a speed u against a uniform electric field E. How much distance will it travel before coming to? ये भी बेकार सवाल है, ये कर चुके हैं अपन। ये रहा फील्ड E, ठीक है। इस फील्ड में एक पार्टिकल को फेंका गया है, उसका कहना है मास m है, चार्ज q है, is thrown at a speed u against the uniform field। तो मास m, चार्ज q, thrown at a speed u, इस तरीके से। Now he is asking how much distance will it travel before coming to momentary rest। तो मान लो x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mu स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं लेट अस से UA इज इक्वल टू, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0 और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी UB, है ना। तो हाफ mu स्क्वायर शुड बी इक्वल टू UB माइनस UA। UB माइनस UA का मतलब हो जाएगा Q इंटू VB माइनस VA। B इज हायर देन A, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो हाफ mu स्क्वायर शुड बी इक्वल टू Q इंटू VB माइनस VA इज पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा V क्या होता है, E इंटू डिस्टेंस, है ना। तो पॉजिटिव टर्म है तो E हो गया E, और डिस्टेंस है मान लो x, तो यही निकलवाया है शायद। तो x कितना आ जाएगा, mu स्क्वायर बाय 2QE। चेक कर लो ऐसा कुछ आ जाए। कौन सा था ये, 47। देख लेते हैं आंसर 47 का। सेम सही है, समझ में आया कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन था, हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखना नहीं आती थी यहाँ, तो हमने उसको पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लिया। पोटेंशियल और फील्ड का रिलेशन हमें मालूम है। 47 नोट कर लो। नेक्स्ट 50 देखिए, ये भी अच्छा सवाल है ना। अच्छा नहीं मतलब आप लोगों को ये ज्यादा पता नहीं है इसीलिए आपको शायद नहीं आया ये। इसको देख लो, एक सिंपल पेंडुलम का बॉब जो है वो ऑसिलेट कर रहा है पहले फ्री, तो ये आपको पता नहीं है, बट इसको मैंने आपको बोला था याद रखने को, और फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 का अंडर रूट ऑफ L/G, ठीक है। अब टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक पूरा चक्कर काटने में लगने वाला समय, और वो हमसे कह रहा है कि इट इज मेकिंग 20 ऑसिलेशंस इन 45 सेकेंड्स। तो 20 ऑसिलेशन में 45 सेकेंड लग रहे हैं, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना लगेगा, 45/20। समझे कि नहीं, यही हमारा टाइम पीरियड होता है। तो इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, 45/20। इसको सॉल्व करके पहले L निकालो, ये पहला स्टेप कर लोगे आप ही करना, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, टाइम पीरियड चेंज होगा। क्यों होगा चेंज, समझो। ये रहा सिंपल पेंडुलम का बॉब, और ये जब ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से, तो अभी केवल ग्रेविटी लग रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, उसने कहा है कि हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E, नहीं कहां गया, हाँ, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड इज स्विच्ड ऑन। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ स्विच्ड ऑन है और इसका चार्ज पॉजिटिव है, तो अब होगा क्या बेटा, इस पर mg नीचे लगेगा और QE ऊपर लगेगा, है ना। तो इसका नेट फोर्स जो आ जाएगा वो हो जाएगा mg माइनस QE, एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन या g इफेक्टिव जो आएगा, है ना, या mg इफेक्टिव लिख दो, तो यहां से इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगा हमारा mg माइनस QE बाय m। तो g इफेक्टिव बन जाता है सीधा सीधा g माइनस QE बाय m, ठीक है। अब यहां से नया टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, t डैश इज इक्वल टू 2 का अंडर रूट L बाय G माइनस QE बाय M। आपको पता है Q, आपको पता है E, आपको पता है M, L आप ऊपर से निकाल चुके, नया टाइम पीरियड निकाल लो। नया टाइम पीरियड जो भी आएगा t डैश, दैट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 ऑसिलेशन, तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो तो 20 ऑसिलेशन का समय आ जाएगा। ऐसे करना होता है, तो इसको हमेशा याद रखना कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 का अंडर रूट L बाय G इफेक्टिव, है ना। इसको फिर से मैं पढ़ाऊंगा SHM में, जितना आ जाए उतना अच्छा है, नहीं आया तो ढूंढ लो। 50 नंबर का है, आप नोट कर लो, अच्छा सवाल आएगा।